हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड है। केमिकल काइनेटिक्स जो है उसका आज लेक्चर सेकंड है। Chemical kinetics is that branch of physical chemistry in which we study the rate of moderate reactions and their mechanism by which these reactions proceed, and it also depends on the factors on which rate of reaction depends. ये मैंने कहा है कि kinesis का means मतलब है movement, at what speed the reactants get converted into products। ये सारा कुछ मैंने बताया है इसमें। मतलब पहले मैंने कहा है कि आपको काइनेटिक्स क्या है, फिर फास्ट, स्लो, इंटरमीडिएट रिएक्शंस किनको कहते हैं। हम यहाँ तक पहुंच गए थे बेटा। अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है A+B C+D, इसमें हमें पता है बेटा ये कि इसमें ये जो है सेम स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, क्योंकि ये भी 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं, ये हमें पता है। कंसर्न ये रिएक्टेंट्स है, ये आर है, और ये बेटा क्या है, ये प्रोडक्ट्स है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है किसके बराबर आएगा, वो बेटा पता है हमें, ये डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम। इसी तरह नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट concentration of A and B decreases with passage of time। और यहाँ पे ये हमें पता है ये प्रोडक्ट है, जितना रिएक्टेंट्स डिक्रीज होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है, प्लस डी ऑफ डी अपॉन डी टी। तो इसका मतलब ये है कि जहां पे सेम स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वहां पे हमें सीधा ये है इस तरह आता है रेट एक्स, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हम इस तरह दिखाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ये यूजुअली एवरेज रेट है भी कहूंगा। अब अगर बेटा हमारे पास ये है कि हैविंग रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इस तरह सी ऑफ सी, डी ऑफ डी, या इस तरह ए बी बी, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा, बराबर सेम यही होगा, माइनस डेल ऑफ ए अपॉन डेल टी। मगर फर्क कहाँ पे है, ये जो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है एक बार मतलब ए टाइम्स, तो ये रेसिप्रोकल में आता है, नीचे आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह अगर इसमें देखेंगे ये क्या आएगा बेटा, माइनस डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये भी क्या है रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या आएगा बी। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट विद पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज, यहाँ पे स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये भी है प्रोडक्ट डी अपॉन डी टी, तो यहाँ पे बेटा ये आएगा डी। ठीक है ना, तो इस तरह अगर होगा तो ये पता ही है रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा, माइनस शाबाश वेरी गुड, डेल ऑफ ए अपॉन डेल टी, ए प्लस डेल ऑफ बी अपॉन डेल टी, ये स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है ना, अगर इस तरह होगा फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स ए गिव्स हाफ टाइम्स बी सपोज, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह एक्सप्रेस करना है, माइनस डेल ऑफ ए अपॉन डेल टी, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा नीचे 2, यहाँ पे क्या आएगा बेटा प्लस डेल ऑफ बी, ये प्रोडक्ट है, अपॉन डेल टी। ठीक है ना, ये क्या आएगा 1/2, वो क्या आएगा फिर ऊपर, वो आएगा इस तरह प्लस 2 डेल ऑफ बी अपॉन डेल टी। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो reactions involving same stoichiometric coefficients, reactions involving different stoichiometric coefficients। ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल देंगे, मान के चलिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, यानी ये बैलेंस करेंगे तो ये क्या आएगा 2 टाइम्स 2 3 6, ये 3 2 6, ये आ गया 2 बार। तो रेट एक्सप्रेशन इसका कैसे बनाएंगे, माइनस डेल ऑफ N2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ H2 अपॉन डेल टी। यहाँ पे बेटा ये 3 टाइम्स है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस डेल ऑफ NH3
अपॉन डेल टी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है ये 2 टाइम्स, ठीक है कि नहीं है, ठीक, ठीक है ना, ये सारे गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। तो ये भी याद रखिएगा, जहां पे होमोजीनियस स्टेट होता है, मतलब गैस गैस होंगे, लिक्विड लिक्विड्स होंगे, सॉलिड सॉलिड होंगे, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि लाइक बेगेट्स लाइक, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये घुल मिल जाएंगे अच्छे से उसमें। अगर सॉलिड लिक्विड होगा, लिक्विड गैस होगा, तो उसमें क्या है, वो हिटेरोजीनियस फेज बनाएंगे, तो उसमें क्या होती है, रेट स्लो ही होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल N2O5, इस पे देखेंगे N2O5 गिव्स NO2 प्लस O2, ठीक। अगर ये 2 टाइम्स देंगे तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 2 बार आएगा, क्योंकि 2 5 10, 2 2 4, और ये हो गया ये इस तरह, ये बैलेंस है 4 हाइड्रोजन, ये सॉरी, तो N कितने आ गए 4, तो कितने आ गए 4 तो 8, और आ गए 10, ठीक है ना। अब देखिए इसका रेट एक्सप्रेशन बनाना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगी, माइनस, क्योंकि ये बेटा रिएक्टेंट है और ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स है, तो ये आएगा N2O5 अपॉन डेल टी 2, ये आएगा बेटा प्लस डेल ऑफ NO2, ये पॉजिटिव नेगेटिव, हमें यहाँ पे रेट ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, यहाँ पे हम ये दिखाते हैं इसलिए ताकि ये हमें पता चले कि नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है, क्योंकि रिएक्शन किसकी ओर जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें पता है ये रिएक्टेंट्स है, ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन घटती है और इनकी कंसंट्रेशन क्या बढ़ रही है, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें देखेंगे, अगर हम बेटा इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हम देखेंगे ये कि फॉर एग्जांपल, हाँ, अगर इस तरह हम देखेंगे यहाँ पे, अगर इसको इस तरह करेंगे, हाँ, मुझे आप बताइए ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, तो मुझे बताइए आप यहाँ पे डेल NO2 अपॉन प्लस है ये डेल टी, ये 4 टाइम्स है, ये क्या है 2 टाइम्स, तो इसका मतलब ये ट्वाइस है किससे, ये ट्वाइस है बेटा डेल ऑफ N2O5 अपॉन डेल टी, ठीक, इसे 4 टाइम्स है। अगर इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, दोनों प्रोडक्ट है, ये डेल ऑफ NO2 अपॉन डेल टी, ये क्या है, ये है 4 टाइम्स किससे, 4 टाइम्स है, हाँ दोनों पॉजिटिव में ही, डेल ऑफ O2 अपॉन डेल टी, क्योंकि कंसंट्रेशन मैंने कहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं, ठीक है ना। अब किसको कंपेयर करेंगे, अब ये और ये कंपेयर करेंगे, तो इसमें हम क्या पाते हैं, इसमें बेटा डेल ऑफ N2O5, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे है, ये रिएक्टेंट है, ये कितना है उससे, ये ट्वाइस है, ट्वाइस किससे है, ट्वाइस ऑफ डेल ऑफ O2 अपॉन डेल टी, ठीक है बेटा कि नहीं, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये किससे, अगर इनको हम आपस में देखेंगे, अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, इनको अगर हम कंपेयर, ये हमें पता है ये इससे 4 टाइम्स है, ये जो है इससे कितना है, मतलब ये जो है NO2 ये कितना है, ट्वाइस है इससे, ठीक है बेटा कि नहीं है, ट्वाइस, तो अगर इसका मतलब अगर ये 2 होगा, ये क्या है, एक ही, ठीक है ना बेटा, और ये इससे कितना है 2 टाइम्स, ठीक है, और ये इससे कितना है, ऑक्सीजन से 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे इनको कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है बेटा, डेल N2O5 अपॉन डेल टी, डेल N2 अपॉन ये, अगर इसको किसके साथ अगर हम देखेंगे, ये अगर इसके साथ हम देखेंगे इसको, ठीक है ना बेटा, तो डेल N2 अगर इस तरह भी यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इस तरह भी आ सकता है, 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 1/2 भी आ सकता है, इस तरह भी कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो इस तरह भी हम बना सकते हैं, यहाँ पे इस तरह भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या आएगा फिर N2O5, ये क्या आएगा NO2 2 टाइम्स, और क्या आएगा हाफ टाइम्स ऑक्सीजन, ठीक है ना। अगर इनको कंपेयर करेंगे, डेल ऑफ N2O5 क्या है बाई dt, ये कितना है, ये ये कितना है, इससे हाफ है ना। हाफ ऑफ किससे है, डेल ऑफ NO2 अपॉन डेल टी, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। मगर अगर इसी को कंपेयर करेंगे बेटा किसके साथ, अगर इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो मुझे बताइए ये कितना है इससे, ये जो N2O5 है ये कितना है इससे, ठीक है ना, ये इससे कितना है बेटा, शाबाश, ये कितना है इससे, हाँ ये एक है, ये क्या है आधा है। तो इसका मतलब ये जो है ये ट्वाइस है किससे, ये ट्वाइस है बेटा किससे, O2 अपॉन डेल टी, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। देखिए मैं कैसे ये बनाऊंगा, अगर मैं इसको डिवाइड में सबको करूंगा 2 से डिवाइड, इसको भी और इसको भी, ठीक है ना, ये और ये क्या कट जाएगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4, ये क्या आएगी फिर इक्वेशन, यहाँ पे आप यहीं पे लिखेंगे, ये आएगा फिर डेल ऑफ N2O5 अपॉन डेल टी, ये क्या आ गया यहाँ पे 2, ठीक है ना, वो क्या आ गया यहाँ पे डेल ऑफ NO2 अपॉन डेल टी अपॉन 4, वो क्या आएगा डेल ऑफ O2 अपॉन डेल टी, जो हमें चाहिए थी इक्वेशन। होते हैं ना कि स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं वो क्या आते हैं डिवाइड में, ये क्या था 2 टाइम्स, इसका रेसिप्रोकल क्या है 4, यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है बेटा कि नहीं है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको H2 प्लस Cl2 ये क्यों डिवाइड में ही लाते हैं ये मैंने आपको बताया, ठीक है बेटा कि नहीं है। देखिए अब इसके बाद, हाँ अब देखिए इसके बाद ये जो हम रेट ऑफ रिएक्शंस देखते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज अ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब सीधा कहना कि एट व्हाट स्पीड, एट व्हाट स्पीड, अब सीधा कहना एट व्हाट स्पीड, एट व्हाट स्पीड, एट व्हाट स्पीड reactants get converted into products, reactants get, reactants get converted into, converted into products, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है। तो इसमें हमने ग्राफ, ये मैंने आपको कहा था कि अगर इस तरह है, यहां से हमने टाइम लिया, यहां से हमने कंसंट्रेशन लिया, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट मैंने आपको कहा है मोल पर लीटर पर सेकंड, ये भी आ सकता है मोल पर लीटर पर मिनट, ये भी आ सकता है मोल पर लीटर पर आवर, ये भी आ सकता है, ठीक है ना। ये भी आ सकता है मोल पर लीटर हो गया कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर सेकंड, कंसंट्रेशन पर मिनट, कंसंट्रेशन पर आवर, ठीक है बेटा कि नहीं। ये भी आ सकता है कि अगर गैसेस होंगे तो उनमें क्या हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर, तो उसमें हम क्या लेते हैं एटमॉस्फेयर में, तो क्या आएगा यूनिट एटमॉस्फेयर पर सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन के, या एटमॉस्फेयर पर मिनट, ये भी ठीक है, एटमॉस्फेयर पर सेकंड, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना। अब इसमें भी हमने देखा है कि अगर ये है, यहां से ये देख रहे हैं, ये आपको पता है कि पहले अगर हम देखेंगे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होती है, अगर मान के चलिए ये आर है, ये पी बन गया, तो हमें पता है आर की कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो पे क्या है, एट टी, ये मैंने बताया है एट टी पे आर की कंसंट्रेशन बेटा क्या है मैक्स है, ठीक है ना। और अगर आप उसी टाइम देखोगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, वो है मिनिमम, ठीक है कि नहीं है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, वो है मिनिमम, ठीक है ना। फिर जब हम टाइम जाते हैं, फिर विद पैसेज ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल टी, ठीक है ना, तो उस वक्त हम क्या देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ये घट रही है, देखो ये यहाँ पे था, फिर जब टाइम आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कम हो गई, फिर यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे, ठीक है बेटा कि नहीं है, इस तरह दिखाएंगे। तो इस तरह अगर हम देखेंगे बेटा, ये देखिए बेटा,
ये देखिए, ये फिलहाल हमारी ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ठीक है ना बेटा। देखिए, अब कहने का मतलब क्या है, जब कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है टाइम टी जीरो पे, ठीक है ना। अब ये क्या है बेटा, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। हालांकि जब भी रिएक्शन होती है तो एक टाइम ऐसा आता है, जिस तरह अगर हम शुगर डालते हैं पानी में तो एक टाइम हम डालते डालते डिजोल्व होता है, मगर फिर एक टाइम आता है सैचुरेशन हो जाती है, फिर उसके बाद डिजोल्व नहीं होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। इसी तरह रिएक्शन में भी फिर थोड़ा बहुत हम ये दिखाते हैं कि फिर कांस्टेंट रहती है रेट। यहाँ पे कहने का मतलब बेटा ये है कि जब यहाँ पे हमने देखा, अब जब हम नीचे जाएंगे इस टाइम पे, यहाँ से टाइम है कुछ, तो इस टाइम पे फिर क्या कंसंट्रेशन घट गई, फिर अगर यहाँ जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या फिर घट रही है, फिर इधर जाएंगे कंसंट्रेशन क्या घट रही है, फिर इधर जाएंगे कंसंट्रेशन क्या घट रही है, फिर इधर जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा, घट रही है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। मगर अगर इसका देखेंगे, मगर अगर प्रोडक्ट का देखिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर हम देखेंगे वो क्या है, मिनिमम। मगर जब हम टाइम टी पे जाते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, मिनिमम, ठीक है ना। और इसकी पी की कंसंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है बेटा कि नहीं, क्योंकि ये हायर वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू से कहाँ जाता है, नीचे, और ये उसी टाइम जिस वक्त ये गिर रहा है उसी टाइम जितना ये घट रहा है उतना ये बढ़ रहा है। अगर मान के चलिए 2.2 घट रहा है, ये 0.2 बढ़ रहा है, अगर ये 0.6 घट रहा है, ये 0.6 बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने देखा इसका, ये है बेटा, यहाँ इसका देखेंगे तो इसका यहाँ इस टाइम पे क्या है, बढ़ गई है। और फिर यहाँ पे देखेंगे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, फिर यहाँ पे देखेंगे बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो इसकी कंसंट ये सॉरी, हाँ, इसकी कंसंट्रेशन देख रहे हैं, ये इसकी बढ़ रही है, तो फिर इसकी, ठीक है ना बेटा, फिर इसी तरह इस पॉइंट पे देखेंगे तो क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। फिर इस पॉइंट पे देख रहेंगे तो ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ रही, तो इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि रिएक्टेंट जो है बेटा, उनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या बेटा, बढ़ रही है, जितनी ये घटेगी उतनी ये बढ़ेगी, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर इंडिविजुअल ग्राफ देखेंगे तो इसमें इस तरह है बेटा, और अगर इसका है, ये रिएक्टेंट का था आर का, तो इसका किस तरह है, इस तरह है, ये टाइम है यहाँ से, ये बेटा है कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ये यहाँ से टाइम है, ये यहाँ से कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। तो इस तरह ये हो रहा है, इस तरह यहाँ पे, इस तरह इसका, इस तरह इसका कुछ टाइम पे, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये बेटा आपको आ गया। तो अब मैंने कहा कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है, इनमें दो टाइप्स की रिएक्शंस होती है। एक होती है इनमें बेटा, एक होती है, इसको कहते हैं हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होती है बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरी होती है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक होती है बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। एवरेज का मतलब मैं आपको इस तरह समझाऊंगा यहाँ पे बेटा, एवरेज का मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम टाइट्रेशन करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है ना, ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस NaOH करेंगे, ठीक है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस ये वीक भी, ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं। अब मुझे यहाँ पे क्या कहना है, मेरे कहने का मतलब है जब हम टाइट्रेशन करते हैं, फिर हम दो चार रीडिंग्स लेते हैं, और दो चार रीडिंग को मैं अगर किसी का पहले रीडिंग का निकला मान के चलिए 10.4, दूसरे का निकला 10.6, तीसरे का निकला 10.8, ठीक है ना। फिर हम इनको क्या करते हैं, इनका मीन निकालते हैं, एवरेज मीन, ठीक है ना, अपान कितनी बार किया, उनको कंकॉर्डेंट रीडिंग्स भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। या इसी तरह कोई लेबरर होता है, वो मान के चलिए एक दिन 100 रुपया लेता है, दूसरे दिन 300, तीसरे दिन ये, फिर वो देखता है कि मैंने हफ्ते में कितने कमाई की एवरेज में, तो वो एक दिन अगर 200 कमाए, दूसरे दिन 300, फिर 200, फिर किसी दिन कुछ नहीं, ठीक है ना, 400, तो उनका मीन निकालेंगे, वो समझता है कि मैंने अब 150 रुपया पर डे मैंने लिया है, ठीक है ना। उसी को बेटा कहते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में भी हम क्या करते हैं बेटा, इसमें
इसमें हम बेटा देखते हैं कि अगर मान के चलिए ये रिएक्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर हमें पता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई टाइम यहाँ पे एक टाइम देखा, इस टाइम पे कंसंट्रेशन देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। फिर हम देख रहे हैं विद पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है कि रिएक्टेंट की मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कंसंट्रेशन मान के चलिए है C1, यहाँ पे है कंसंट्रेशन C2, तो चेंज क्या आएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो क्या आएगा, वो आएगी C2 माइनस C1, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो कंसंट्रेशन क्या, साइन क्या आएगी, नेगेटिव। यहाँ पे टाइम क्या आ गया, अगर इस पे ये है तो इस पे क्या है, तो टाइम क्या आ गया, चेंज डेल टी, ठीक है ना। तो इसमें इसी तरह प्रोडक्ट में भी देखेंगे, ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट का भी देखेंगे इस तरह बेटा, तो यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो इस टाइम देखेंगे क्या कंसंट्रेशन है, फिर यहाँ पे देखेंगे क्या कंसंट्रेशन, यहाँ पे T1 T2 है, ये टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन है ग्राफ, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे ये है। तो अब इसमें भी क्या देख रहे हैं बेटा, इसमें भी हमें पता है कि क्या हो रहा है, ये भी कंसंट्रेशन अगर C1 है C2 है, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसमें भी हम देखेंगे क्या होता है, इसमें भी कंसंट्रेशन C2 माइनस डेल हो गई डेल C, और यहाँ पे क्या हो गया, ये डेल T। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एवरेज में हम देखते हैं इनिशियल और फाइनल, ठीक है कि नहीं है। या बहुत सारे कंसंट्रेशंस हर जगह देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं, उनका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। हालांकि वो ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ठीक है कि नहीं है, वो एक एवरेज है। मान के चलते हैं कि अगर कोई रिएक्शन यहाँ पे इतनी है इस टाइम में, इस टाइम पे इतनी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, इस टाइम पे इतनी प्रोडक्ट की तो बढ़ रही है, रिएक्टेंट की तो घटेगी, तो हम एवरेज निकालते हैं, उसको बेटा कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। वो आर बार से भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या हो गई, एवरेज। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगी, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है। अगर यहाँ पे मान के चाहिए 0.06 है, यहाँ पे 0.04 है, तो चेंज क्या आएगी, 0.02, मगर माइनस में, क्योंकि ये टाइम यहाँ पे 10 सेकंड होंगे, यहाँ पे मान के चलिए 20 सेकंड है, तो चेंज कितना आएगा बेटा, 20 माइनस 10 आ गई, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये 10 सेकंड है मान के चलिए, ये 20 सेकंड्स है, ठीक है ना। यहाँ पे मान के चलिए 0.06 है, यहाँ पे 0.04 है, तो एवरेज रेट किसके बराबर आएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन। वो क्या है, वो C2 माइनस C1 है। टाइम क्या है बेटा, T2 माइनस T1, कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। C2 क्या है बेटा, 0.06, ठीक है ना। ये C2 क्या है, 0.04, ये क्या है 0.06, टाइम क्या है 20 माइनस 10, ठीक है ना। वो कितना आएगा, माइनस में, मगर माइनस साइन इंडिकेट्स दैट विद पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, ये। तो यहाँ पे कितने आएंगे, जीरो, ये क्या आएगा, ऊपर लेंगे 10⁻⁻³ ठीक है बेटा कि नहीं। यूनिट क्या आएंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये बेटा हो गई एवरेज रेट। इसी तरह यहाँ पर भी ये आ गया। अब दूसरा है बेटा इसमें इंस्टेंटेनियस रेट। इस पे भी न्यूमेरिकल्स है, ग्राफ्स है, उसमें हम देखते हैं किस तरह निकालना है। अब इसमें अगर हम देखेंगे, अब दूसरी है इंस्टेंटेनियस रेट। अब दूसरी क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट एक परफेक्ट रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट मान के चलिए, यहाँ पे ये बेटा ग्राफ है, यहाँ पे मान के चलिए ये है, यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता है बेटा ये क्या है, ये टाइम है, ये टाइम है। यहां से बेटा क्या है, कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसमें मैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे देखना चाहूंगा, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या रेट है, इस पॉइंट पे मैं देखना चाहता हूँ। या यहाँ पे एक और पॉइंट है, मैं इस पॉइंट पे देखना चाहूंगा रेट क्या है। मैं इस पॉइंट पे देखना चाहूंगा रेट क्या है। मैं इस पॉइंट पे देखना चाहूंगा रेट क्या है। बात समझ में आ रही कि नहीं। उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये हो गया बेटा कि मतलब कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप रेट डिटरमाइन करना, ठीक है कि हालांकि वो ट्रू रेट होगी, तो वहां पे टाइम चेंज क्या होगा, बहुत ही डेल टी टेंड्स टू जीरो। डेल टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब है अगर जीरो से स्टार्ट किया हमने 0.00001 तक पहुंच गए, ठीक है कि नहीं है। इतना है, टाइम इंटरवल बहुत ही कम है, इसीलिए हम वहां पे अब फिर क्या करते हैं, डेल की जगह पे डी डिफरेंशिएशन dx/dt, डेल टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है कि नहीं। तो इस मोमेंट पे देखना, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे देखना रेट क्या है, वो परफेक्ट, वो तो ट्रू आएगी, ठीक है बेटा कि नहीं है।
स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम इंटरवल, उसमें तो बड़ा है एवरेज रेट में, यहाँ पे बिल्कुल है। अगर 0 से स्टार्ट किया, या मान के चलिए ये 2 सेकंड्स है, ये 4 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, ये 6 सेकंड है, ये 8 सेकंड है, यहाँ पे मैं देखूंगा 2.0000001, इतना बिल्कुल कम है। तो हम क्या दिखाते हैं, dx by dt। तो अगर a गिव्स b है अब, तो इसमें इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर आएगी, वो आएगी रेट ऑफ रिएक्शन किसके, फिर हम वहां पे डेल रखते थे एवरेज में, यहाँ पे क्या रखेंगे, डी ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी। तो बहुत ही मतलब इसमें कितने पॉइंट्स आएंगे, इनफिनाइट पॉइंट्स आएंगे कि नहीं, तो ये क्या आएगा, प्लस डी ऑफ बी अपॉन डी टी। तो हम क्या देखते हैं अब, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है कि नहीं है। इंस्टेंटेनियस रेट एक परफेक्ट रेट है किसी टाइम इंटरवल पे, ठीक है बेटा कि नहीं है। उसको हम इस तरह भी करते हैं, फिर अगर किसी पॉइंट पे हमें देखना है, इस पॉइंट पे देखना है या इस पॉइंट पे देखना है, तो यहाँ पे हम बेटा क्या करते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब हो गया जो वो पॉइंट जो किसके साथ कांटेक्ट में आए, जो मतलब इस ये जो है एक पॉइंट इस पॉइंट के साथ जो आए, वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है ना, वो देता है स्लोप। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। वो इसमें मैं न्यूमेरिकल्स में दिखाऊंगा स्लोप, वो स्लोप क्या है, मतलब उसमें क्या है। अगर हम देखेंगे स्लोप किसी का बड़ा होता है, उसमें वर्टिकल हाइट ज्यादा होती है, किसी का स्लोप छोटा होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल ये ज्यादा होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट उसमें छोटा होता है, ठीक है कि नहीं है। ये मैं न्यूमेरिकल में बताऊंगा। फिलहाल आप याद रखिए कि इंस्टेंटेनियस रेट एक परफेक्ट रेट है किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे देखना, जहां पे बिल्कुल ही क्या फ्रैक्शन 0.000 उस पे देखना कितनी चेंज हो गई कंसंट्रेशन की, वो हम रिप्लेस करते हैं डेल ए बाई डी, डी एक्स बाई डी टी, स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है बेटा कि नहीं है। उसके लिए हम क्या डालते हैं, टेंजेंट। क्या डालते हैं बेटा, टेंजेंट डालते हैं, फिर उसको भी निकालते हैं, मतलब वो मैं सिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। देखिए अब ये तो हो गया ठीक बेटा। अब इसके साथ साथ अब बेटा अब इसमें आते हैं फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स affecting the rate of reaction, factors affecting the rate of a reaction। इसका मतलब बेटा ये है कि किन फैक्टरों की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है बेटा कि नहीं। इसमें नंबर फर्स्ट आता है नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, नेचर ऑफ रिएक्टिंग नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है बेटा कि नहीं, या नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हैं। नंबर सेकंड है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नंबर थर्ड है बेटा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है बेटा कि नहीं है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। फोर्थ वन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। पांचवा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है बेटा कि नहीं है। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन। तो ये है कि जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो सारे हैं इसमें ये एक एक करके मुझे बताने हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन क्या होगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। देखिए अब पहले आता है बेटा नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज या नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। हमें पता है कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो होती है
वो बेटा रिएक्टेंट से क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना। इसका मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, अब हमें देखना है कि रिएक्टेंट है क्या, ठीक है ना। हमें पता है कि अगर हम देखेंगे स्टेट, हर किसी, अगर कोई सॉलिड में है, कोई बेटा लिक्विड स्टेट में है, कोई गैसियस स्टेट में है, ठीक है बेटा कि नहीं है, कोई सॉलिड स्टेट में है, कोई लिक्विड स्टेट में है, कोई गैसियस स्टेट में है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे बेटा ये कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही दूर होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है ना। लिक्विड जो होते हैं वो थोड़े नजदीक होते हैं, किससे, इस गैस से। और सॉलिड में हमें पता है ये साथ साथ होते हैं, ये बेटा क्या होते हैं, ये साथ साथ होते हैं, सॉलिड में क्या होते हैं, साथ साथ, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब यहां पे हमें ये बात समझ में आ गई कि जब गैसों की बात आती है तो गैस जो होंगे वो रिएक्ट जल्दी हो जाएंगे। अगर कोई ए लिया, ए गैसियस फॉर्म में है A2, यहां से B2 लिया, गैसियस फॉर्म में लिया, तो मान के चलिए 2AB बनाया, ये भी गैस बन गया। क्योंकि इसमें तो इनको इतनी, क्योंकि अगर सॉलिड के साथ कंपेयर करेंगे, सॉलिड को तो पहले इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस हैं, उनको ब्रेक डाउन करना है, फिर रीअरेंजमेंट, उनको एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए, फिर नए बॉन्ड्स बनाने के लिए, ठीक है कि नहीं है, पुराने बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, नए बॉन्ड्स बनाने के लिए, फिर एक रीअरेंजमेंट। मगर इसमें क्या हो जाएगी, मिक्सिंग बहुत अच्छे से, ठीक है कि नहीं है। तो इनमें जो अगर हम गैसेस में देखेंगे रिएक्शन तो बहुत तेज होगी। तो इसी तरह लिक्विड होगी, लिक्विड के बाद मतलब गैसों के बाद लिक्विड में हो जाएगी, फिर उसके बाद सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड में हमें पहले बॉन्ड्स ब्रेक डाउन तोड़ने हैं। मान के चलिए ये बॉन्ड तोड़ना है, यहां से मान के चलिए इसमें भी A2 B2, ये क्या, ये फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट में है, तो ये भी तोड़े, ठीक है कि नहीं है। जब तोड़ने के बाद ये अलग अलग हो गए, फिर उसके बाद इनको जोड़ना, ठीक है ना, फिर वहां से जो एनर्जी निकलेगी बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ मैटर भी, अगर सॉलिड में होगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा वर्क करनी है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। गैसेस में पहले ही उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स दूर है, उसके लिए उतनी ये नहीं करनी है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो वहां पे हाँ, एक और चीज भी यहाँ पे है कि अगर बेटा गैस गैस होगा, अगर गैस गैस मतलब होमोजीनियस, सॉलिड सॉलिड होगा, सॉलिड सॉलिड होगा, लिक्विड लिक्विड होगा, लिक्विड, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा क्विक हो जाएगी, क्योंकि गैस गैस, ये सीधी सी बात है बेटा। ये हमें पता है कि इंसान होमोसैपियन है, उसकी ज्यादा इंसानों से ही बनती है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। मगर अगर वो जानवरों के साथ बैठेगा उसको बनेगी नहीं। इसी तरह यहां पर भी है बेटा ये कि जब गैस गैस होमोजीनियस सोल्यूशन बनाएंगे तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन अच्छी तेज होगी एज कंपेयर टू अगर हीटेरोजीनियस लेंगे, मान के चलिए सॉलिड प्लस लिक्विड, इसी तरह लिक्विड प्लस गैस, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। वहां पे थोड़ी बहुत रेट इससे कम होगी, क्योंकि इसमें जो पार्टिकलों की इंटरेक्शन होगी वो जल्दी होगी, क्योंकि दोनों लिक्विड फेज में है या सॉलिड फेज में या गैसियस फेज में है। तो इससे क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी ठीक है। अब देखो बेटा इसके बाद, अब इसी में मैं आपको बताऊंगा कि अब हमारे पास है आयनिक रिएक्शंस। अब बेटा क्या है, आयनिक रिएक्शंस। अब आयनिक रिएक्शंस भी हमें पता है बेटा, आयनिक रिएक्शंस वो होती है, फॉर एग्जांपल HCl दिया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, और वहां से मैंने बनाया NaCl और बना पानी। तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट। एसिड बेस रिएक्शन जो होती है, अगर प्रोटॉन लेंगे और OH नेगेटिव लेंगे तो इनके दरमियान एक रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, दैट्स व्हाई इसको क्या कहेंगे, फास्ट रिएक्शन। और ये इनकी रेट जो होगी वो बहुत ही तेज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। अगर इसके मुकाबले हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल, इसके मुकाबले कोई अमोनिया बनाओ, ठीक है बेटा कि नहीं है, PCl3 प्लस Cl2 प्लस PCl5, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो इसमें क्या, इनमें पुराने बॉन्ड्स पहले ब्रेक डाउन करने हैं, नए बॉन्ड्स बनाने हैं।
तो इनमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि काइनेटिक्स का मतलब है टाइम के साथ। टाइम फैक्टर वहां, टाइम फैक्टर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। किस रिएक्शन में कम टाइम लगेगा तो वो क्विक होगी, उसकी रेट ज्यादा होगी। जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा उसकी रेट क्या होगी, कम। तो कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनकी रेट क्या होती है, बहुत ही कम एज कंपेयर टू आयनिक। ठीक है कि नहीं है? ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं? जिस तरह अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, और ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी भी। जितना रिएक्टिव ज्यादा कोई चीज होगी उतनी रिएक्शन ज्यादा होगी। जितना कोई इनर्ट होगा, जैसे नोबल गैसेस इनर्ट है, ठीक है कि नहीं है, वो रिएक्शन नहीं दिखाते, अंडर ड्रास्टिकल कंडीशंस वो बना सकते हैं कंपाउंड कुछ। ठीक है ना बेटा? तो ये, अब इसमें मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं। अब इसमें एक और चीज ये है कि बेटा, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने लिया जिंक, मैंने 1 ग्राम लिया जिंक, और यहां से बेटा मैंने लिया HCl, HCl 1 मोलर HCl लिया, ठीक है ना? और मैंने यहां से लिया यही जिंक 1 ग्राम मैंने लिया, और मैंने यहां पे 1 मोलर एसिटिक एसिड लिया, यानी इथेनॉइक एसिड। आपने इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने बताया है इथेनॉइक एसिड, या इसको एसिटिक एसिड कहेंगे। अगर ये 2 टाइम्स देंगे, ये भी 2 बार लेंगे, ठीक है ना? तो मुझे बताइए, ये हमने रखा, ये 1 मोलर है। अब 2 जब दिए तो 2 मोल्स मैंने लिए। तो मुझे बताइए जिंक टूटेगा क्या देगा, Zn2 पॉजिटिव, और क्या ये देगा, ये छोड़ेगा। मतलब जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तब क्या बनाएगा, Zn2 पॉजिटिव। यहां से HCl जब टूटेगा, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, तो नेगेटिव यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, H पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आएगा, Cl नेगेटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसी तरह कितने मोल्स हमने लिए, 2, तो H पॉजिटिव और दूसरा क्या आ गया, Cl नेगेटिव। ठीक है कि नहीं? अब देखेंगे पहले में क्या होगा, जब जिंक आ गया तो जिंक Zn2 पॉजिटिव, ये किसके साथ मिलेगा, Cl के साथ, क्या बनाएगा, ZnCl2, तो जिंक क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पे बच गया प्रोटॉन 2, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है, एक ये लेगा, एक ये लेगा, ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहां से क्या बन गया हमें फिर, एक तो बन गया जिंक क्लोराइड, और दूसरा बन गया हाइड्रोजन गैस, और दूसरा क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना? अब यहां पर भी है नेचर ऑफ, मैं कह रहा हूं कि नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी पे डिपेंड करता है कि नहीं। अब यहां पे बेटा मैंने क्या लिया, मैंने लिया एसिटिक एसिड। HCl इज अ मिनरल एसिड, ये प्रोटॉन करता है डिसोसिएट, अच्छी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड उसी को कहेंगे जिसका Ka वैल्यू ज्यादा होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है, जो प्रोटॉन को जल्दी छोड़ेगा। मगर यहाँ पे जो ये एसिटिक एसिड आ रहा है, ये वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब है जो प्रोटॉन उतना नहीं छोड़ता है, COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। इसको बेटा कहते हैं स्टेट आयन। इसको क्या कहते हैं, स्टेट। जब Zn2 पॉजिटिव आएगा और क्या आएगा, CH3COO नेगेटिव, जब ये भी छोड़ेगा 2 प्रोटॉन्स, ठीक है ना, यहाँ पे छोड़ेगा, ये भी बनाएगा। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा OOCCH3 होल 2। इसको क्या कहेंगे, जिंक स्टेट। इसको क्या कहेंगे, जिंक स्टेट। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस बन गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बन गया। मगर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें ये क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एसिडिक कैरेक्टर वो कमजोर है, किससे, मिनरल एसिड से। दैट्स व्हाई इसने जो जिंक स्टेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाया, हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो गया, तो वो उसकी क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू ये, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसने प्रोटॉन्स बहुत दिए, इसने प्रोटॉन्स कम दिए, इसकी वजह से ये आ गया आपका बेटा नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक है कि नहीं है? अब इसके बाद आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब ये आपको समझ आ गया कि नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, जैसा रिएक्टेंट होगा उस हिसाब से केमिकल रिएक्शन होगी। अगर आयनिक आयनिक रिएक्शन होगी तो वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। अगर कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे तो उनकी रिएक्शन बहुत कम होगी, क्योंकि उसमें बॉन्ड्स ब्रेक डाउन करने हैं, बॉन्ड्स बनाने हैं। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, वहां पे टाइम लगेगा, फिर रीअरेंजमेंट होना। ठीक है कि नहीं है? तो अब इसके बाद आ रहा है दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज।
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ये मैं बताऊंगा इस तरह बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी क्या है। यहां पे मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर हम एक वुडन लॉग लेंगे, इस वुडन लॉग को हम जलाएंगे एटमॉस्फेयर में, मान के चलिए जल गया, इसको आग दे दी हमने, ठीक है ना। जब आग दे दी तो हमें पता है एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की, 21%, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। इसको फॉर एग्जांपल लग गए 10 मिनट जलने में। एक वुडन लॉग मैंने लाया, उसको कितना टाइम लग गया, 10 मिनट इसको लग गए, मतलब जलने में। अब मैं एक चैम्बर लाऊंगा, उसमें सिर्फ मैं रखूंगा ऑक्सीजन, उसमें क्या मैं रखूंगा 100% ऑक्सीजन, ठीक है बेटा कि नहीं है। उस चैम्बर में मैं इस चीज को इसी वुडन लॉग को, सेम डायमेंशन का वुडन लॉग में यहां पे जलाऊंगा, इसको लगेंगे 1 मिनट, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो किस पे डिपेंड किया, कंसंट्रेशन पे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21% थी, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो थी, क्योंकि टाइम फैक्टर आ गया, इसमें 10 मिनट लग गए, इसमें 1 ही मिनट लग गया, क्योंकि जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, अब छोड़िए वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, वो बात की बात है, जब वो रेट लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ोगे उसमें मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब, मैंने सिंपल एग्जांपल दे दी, अगर हम एक वुडन लॉग को लेंगे, उसको बाहर जलाएंगे, उसको अगर 10 मिनट 20 मिनट लगेंगे, अगर मैं एक चैम्बर लाऊंगा उसमें 100% ऑक्सीजन रखूंगा, वहां पे 1 मिनट ही लगेगा, 2 मिनट ही लगेंगे। तो इसका मतलब यह है कि कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की बढ़ गई, उसकी वजह से बेटा ये, ठीक है बेटा कि नहीं है। या इंसान जब 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 बेटा इंसान हायर ऑल्टीट्यूड पे जाता है, लद्दाख या किसी एरिया में जाता है हायर ऑल्टीट्यूड, वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है, तो इंसान को सफोकेशन हो जाती है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन उतनी नहीं होती है, तो अंदर जो रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसमें कुछ प्रभाव पड़ता है, ठीक है कि नहीं है। तो जब हम नीचे आते हैं तो हम फील, मतलब हम एक अच्छी सांस देते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये बात भी, इसका भी ख्याल रखिए। दूसरा कंसंट्रेशन में हम देखेंगे बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया जब जंग लगता है, अगर हम लोहा लाते हैं फिर इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, तो उसमें हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड लेयर, जो मैंने कहा स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, 1 महीना 2 महीना भी लगता है, ठीक है कि नहीं है। या अगर इंसान घर में लोहे का गेट बनवाता है, फिर अगर उस पर कोटिंग नहीं करेगा, फिर कुछ टाइम के बाद 2-4 महीने के बाद वो रेनी सीजन में ज्यादा ही खराब हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पे अगर रस्टिंग, अगर हमने लोहा रखा मगर एटमॉस्फेयर ड्राई है, ठीक है ना, और अगर हम यही लोहा रेनी सीजन में देखेंगे, इसका क्या हाल होगा, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है, ऑक्सीजन भी है, तो उस वक्त कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, लोहा ज्यादा खराब, इसको रस्ट चढ़ गया, ठीक है कि नहीं है। मगर जब ड्राई था उतना खराब नहीं हुआ। यूजुअली आप देखते हो कि जब बारिश ये होती है, अगर हमने लोहा ऐसे ही छोड़ा हुआ होता है, तो हम देखते हो कि उसमें ज्यादा जंग लग जाता है, ठीक है कि नहीं है, रिएक्शन तेज हो जाती है एज कंपेयर टू ड्राई, जब ये होता है ड्राई कंडीशन में, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये भी है। अब तीसरा ये भी है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल आयरन आयनों को मतलब टाइट्रेट करेंगे किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, ठीक है ना, ये क्विक रिएक्शन होगी। अगर इसी पोटेशियम परमैंगनेट को हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ लाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड में बॉन्ड ज्यादा है, वो पहले तोड़ने हैं फिर उसके बाद ये, तो इसका मतलब टाइम फैक्टर यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां पे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। सो विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन व्हाट विल हैपन टू रेट ऑफ रिएक्शन, इट विल इंक्रीज, ठीक है बेटा कि नहीं है। देखिए अब नंबर थर्ड है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अब बेटा ये हमें पता है कि अगर हम शुगर क्रिस्टल्स लाएंगे, अगर इस शुगर क्रिस्टल या नमक को इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल डालेंगे पानी में, उसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है घुलने में। अगर हम पाउडर्ड फॉर्म में इसी शुगर को लाएंगे, इसी नमक को लाएंगे, वो जल्दी डिसॉल्व होता है, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया ज्यादा होता है, उसको कांटेक्ट वो वाटर के साथ हर साइड से आता है, तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा।
या इसी तरह अगर कोल हम लेंगे, मोटा कोल अगर लेंगे तो इसको अगर हम जलाएंगे इसमें टाइम लगेगा, अगर इसका चूरन बनाएंगे फिर कांगड़ी में रखेंगे वो जल्दी आग पकड़ेगा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो रिएक्शन जब चूरन बनाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। या इसी तरह फॉर एग्जांपल एसिडिटी होती है, तो यूजुअली जब एसिडिटी होती है तो इंसान बाहर लाता है पेंटॉप 40, पेंटापेराजोल, ओमपेराजोल लाता है। तो इसमें थोड़ा बहुत जब इंसान को खट्टी गटार ये आती है, मतलब ये, तो फिर इस क्या करता है इंसान जब दवाई लेता है तो कुछ 1 घंटे 2 घंटे, मैं अपने साथ भी, मेरे साथ भी ये होता है, 2 घंटे के बाद इंसान कुछ हद तक फील अच्छा करता है, थोड़ी बहुत अल्कलिनिटी आती है बॉडी में, ठीक है कि नहीं है। मगर अगर हमें क्विक रिएक्शन करनी है तो हम शैसे लाते हैं पाउडर्ड फॉर्म में, ओमेस शैसे लाएंगे, तो अगर उसको पानी में डालेंगे फिर लेंगे, अब्रप्टली इंसान ठीक हो जाता है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो अंदर जो उसकी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो बहुत तेज होती है एज कंपेयर टू दिस, बहुत टाइम, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, शाबाश, वेरी गुड। अब हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कोई क्रिस्टल लूंगा नमक का या रॉक सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक शुगर क्रिस्टल रखा, इसमें बेटा मैंने क्या किया, इसके डायमेंशंस मैंने दे दिए, 4 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ, हाइट सारी 4 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये मान के चलिए है शुगर क्यूब या शुगर या सॉल्ट क्यूब मैंने लिया। तो इसमें मैंने क्या किया बेटा, इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या निकलेगा, वो निकलेगा लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, वो कितना आएगा बेटा, 4 4 रखा है, 4 4 इंटू 4, वो कितना आएगा 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रखा हमने डायमीटर ये यूनिट्स, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्यूब क्या आएगा, एरिया ऑफ 1 क्यूब क्या आएगा बेटा, वो आएगा बेटा लेंथ इंटू, वो कितना आएगा, वो आएगा 4 इंटू 4, वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब सरफेस एरिया क्या फिर आएगा, सरफेस एरिया क्या आएगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कितनी सरफेसेस होती है, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 6 इंटू 16 वो कितना आएगा, 96, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हमने देखा इसका निकला 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, एरिया हमने देखा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, सरफेस एरिया हमने देखा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब हम देखेंगे बेटा, अगर हम इसी को क्या करेंगे, इसको मैं बनाऊंगा छोटे छोटे क्यूब्स, छोटे छोटे, मैं इसको 64 छोटे छोटे क्यूब्स बनाऊंगा, ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स बनाऊंगा। ये मैंने कितने बनाए, ये मैंने 64 बनाए, कितने बनाए, 64 नंबर बनाए, और हर किसी का डायमेंशन मैंने दिया यूनिटी, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब क्या निकलेगा, वो निकलेगा 1 इंटू 1 इंटू 1, वो क्या आएगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए वॉल्यूम ऑफ 64 क्यूब क्या निकलेगा, वो निकलेगा 64 इंटू, तो वॉल्यूम क्या है बराबर, वॉल्यूम हमने देखा 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि 16 इंटू 4 वो हमें पता है 60। अब मैं देखूंगा एरिया ऑफ 1 क्यूब, एरिया ऑफ 1 क्यूब क्या निकला, एरिया ऑफ 1 क्यूब निकला बेटा, कितना निकला 1 इंटू 1, वो क्या आएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ, एरिया ऑफ 64 क्यूबिस कितना निकलेगा, एरिया ऑफ 64 क्यूबिस कितना निकलेगा, वो निकलेगा 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। मगर हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ 64 क्यूबिस, कितने सरफेस होती है 6 इंटू 64, वो क्या आएगा, वो आएगा 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप देखो यहां पे क्या निकला 96, यहां पे देखो कितना आ गया 380, ये 384 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया। तो इसी तरह जब भी हम किसी चीज को पाउडर्ड फॉर्म में डालते हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, फास्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। जब उसको डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा, क्विक, इसको नोट कीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये भी समझ आ गया हमें कि जब भी विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया व्हाट विल हैपन टू रेट ऑफ रिएक्शन, इट विल डेफिनेटली इंक्रीजेस, ठीक है ना। अगर किसी चीज को पाउडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत तेज। अब इसके बाद बेटा आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
इफेक्ट, हालांकि आगे चलकर पढ़ना है ये कैटलिस्ट टेम्परेचर, एरहिन्स इक्वेशन है आगे चलकर, तो उसमें वो पढ़ना है, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। जब भी हम बेटा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब भी हम क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट ए है, तो इसको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए, यहां पे प्रोडक्ट हमने बनाया, तो जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूलों की। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv², जब इनकी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी बढ़ेगी, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। हालांकि कोलिजनों में भी एक इनइफेक्टिव कोलिजन्स है, दूसरा इफेक्टिव कोलिजन्स है। इफेक्टिव कोलिजन जिनकी वजह से हमें कोई चीज बन जाए, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। इसमें आगे चलकर देखेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ये बात की बात है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यह है कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। अब आपसे कोई पूछेगा क्यों, आप कहना कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर व्हाट विल हैपन टू दिस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो गेन करते हैं एनर्जी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी, इनकी वेलोसिटी बढ़ गई तो उसकी वजह से कोलिजन ज्यादा होंगे, जब कोलिजन ज्यादा होंगे तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत सारे जगहों पे ये देखा गया कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये आगे चलकर देखेंगे, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डबल होती है, क्या होती है, वो क्या होती है, डबल्स, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर मान के चलिए 0 से 10 डिग्री चला गया, तो इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल। अगर 20 डिग्री हो जाएगा तो रेट क्या, 2^2, ठीक है ना। इसी तरह अगर है 2^n, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये याद रखिएगा कि फॉर एवरी, आगे चल रहा, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डबल, 3 टाइम्स भी होती है कहीं पे। अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब बेटा ये है कि, अब ये है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं व्हाट विल हैपन टू, इसमें एक ये है एरहिन्स इक्वेशन, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारी चीजें हैं, रेट कांस्टेंट, ठीक है बेटा कि नहीं, एरहिन्स फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसको कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, मोलर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर इन केल्विन, ये उस वक्त बताएंगे। फिलहाल आप याद रखिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं व्हाट विल हैपन टू रेट ऑफ रिएक्शन, इट विल इंक्रीज बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, उसकी वजह से कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे, जब कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ये सीधी सी बात है कि अगर हम फॉर एग्जांपल घर में चावल हमें या हमें सब्जी बनानी है, तो सब्जी जब हम बनाते हैं, अगर हम उस सब्जी को या चाय को ही अगर स्लो, मतलब टेम्परेचर बहुत कम रखेंगे, उसमें बहुत टाइम जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे घर में चाय बनानी है, चाय के लिए मैं दूध ले रहा हूँ, पानी ले रहा हूँ, चीनी ले रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है, तो इसको मैं शुगर ले रहा हूं, तो जब इनको मैं मिक्स करूंगा और रखूंगा स्लो हीट दूंगा इनको, तो इसमें आधा घंटे लगेगा। मगर जो ही मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन जल्दी हो जाती है, रीअरेंजमेंट होता है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक डाउन, न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। इसी तरह चावल बनाएंगे, अगर उसको स्लो पे रखेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, अगर उसमें जल्दी हम करेंगे कोशिश तो उसमें टाइम का, काइनेटिक्स में टाइम फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कम टाइम लगेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा उसकी स्पीड बेटा क्या होगी, ये ज्यादा होगी, रेट कम होगी। अब इसके बाद अनदर वन है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो बेटा, a catalyst is just like a priest which arranges marriages but itself remains unmarried. तो catalyst is a chemical substance that enhances or retards the rate of a chemical reaction but itself remains unchanged at the end of the reaction. ठीक है बेटा, इसका काम है कि रिएक्शन कराना। अगर A प्लस बी है, इससे इसको क्या बनाना है, C। यहाँ पे मैंने क्या लिया, मान के चलिए यहाँ पे कोई कैटलिस्ट मैंने लिया, मान के चलिए M है या C है, CA है। कैटलिस्ट का काम है इनको आपस में मिलाना और वापस ऐसे ही निकलना, जैसा था वैसा ही क्या, वापस ऐसे ही निकलना। इसने ये काम, रिएक्शन कराई, अगर इसका वजन 1 ग्राम है मान के चलिए, ये 0.5 ग्राम नहीं रहेगा, ये वही 1 ग्राम रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो कैटलिस्ट का काम है, कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच एनहांसेस या रिटार्ड भी करता है।
अगर जो कैटलिस्ट रिएक्शन को बढ़ाएगा उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं और पॉजिटिव कैटलिस्ट भी कहते हैं, और जो कैटलिस्ट रिएक्शन को घटाएगा उसको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं या डीएक्टिवेटर कहते हैं। ठीक है कि नहीं है? इसका काम सिर्फ ये है कि ये भी आगे चलकर इसी टॉपिक में पढ़ना है, काइनेटिक ये एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बेटा कि नहीं? यहाँ पे मान के चलिए है रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया, ये एक एक्टिवेशन पीक है। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसको रिएक्टेंट को कहाँ जाना है? एक बैरियर, हर किसी रिएक्शन में पहले एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? स्वर्ग में वही जाएगा जिसके कर्म अच्छे होंगे। ठीक है कि नहीं है? अगर जिसकी जो गुनहगार होगा तो वो कहाँ ये रखेगा कि वो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम देखेंगे जब रिएक्टेंट को क्या बनानी है, प्रोडक्ट, इसको एक पीक क्रॉस करना है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, इंटरमीडिएट जोन, फिर बनाना है, फिर बनेगा प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें भी है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या होता है एक्टिवेशन, वो बात की बात है। मेरे कहने का मतलब है ये जो कैटलिस्ट है ये पीक ये कम करता है। क्या करता है? एक्टिवेशन पीक क्या करता है? कम करता है। अगर इसको टाइम लगता है 10 मिनट, अब ये 5 ही मिनट देगा और रिएक्शन हो जाएगी। जिस तरह हम ये देखेंगे माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ी, उनमें हम टनल खोदते हैं, तो अगर हमें फॉर एग्जांपल टाइम लगता पहाड़ों से 1 घंटा अलावा, वही हमें बचाता वो टाइम जो है, फॉर एग्जांपल हमें 2 घंटे लगते थे अगर हम पहाड़ी एरिया से जाएंगे, मगर अगर हम हमारे पास टनल है तो वही हम सफर तय करेंगे आधे घंटे में। तो इसका काम है ये एक्टिवेशन बैरियर को क्या कराता है? कम कराता है कैटलिस्ट। इसी तरह हमें पता है हमारी बॉडी में भी एंजाइम्स है। अगर हम कोई भी हम गिजा लेते हैं उसको डाइजेस्ट होना है। अगर हम ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल पीस ऑफ मीट लेंगे, अगर अंदर एंजाइम नहीं होंगे तो हजारों साल के बाद भी वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो कैटलिस्टों का काम, एंजाइमों का काम यही है कि डाइजेस्ट करना कोई चीज अंदर, बायोकेमिकल रिएक्शन जिनको हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं, बॉडी में ये काम कराते हैं। तब जाके बेटा क्या बनता है? तब जाके डाइजेशन अच्छी से होती है। हम खाना खाते हैं, वो कैसे अंदर पचता है, वो कैसे डाइजेस्ट हो, जब हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, अंदर एसिड होता है, तब जाके वो डाइजेस्ट होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब ऑक्सीजन उसके साथ मिलता है, ठीक है कि नहीं है, पानी, सारी कुछ चीजें, तब जाके ब्लड बनता है। ठीक है ना बेटा कि नहीं है? तो इसका मतलब है एक्टिव, तो कैटलिस्ट का काम यही है जो प्रमोट करेगा किसी चीज को, एक्टिवेटर या पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो घटाएगा कोई चीज तो डीएक्टिवेटर, नेगेटिव कैटलिस्ट वो भी है। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल बेटा करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, अगर ये ईथीन है हाइड्रोजनेशन की, तो यहाँ पे हम निकल का सहारा लेते हैं, क्योंकि निकल क्या करता है? एड्सॉर्ब करता है। अगर ये निकल है वो क्या करता है? इसको एड्सॉर्ब करता है और यहाँ पे पहुंचाता है और रिएक्शन होती है, ये बनाता है अल्कीन। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये अल्कीन से क्या बनाता है? अल्कीन। तो इसने अपना काम किया, इसको छोड़ा, यहाँ पे खुद निकल गया। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना बेटा? या स्कूल में हमें कोई घर में कोई बंदा आता है, वो हमें स्कूल में छोड़ता है, फिर खुद निकलता है। इसी तरह रिएक्शनों में भी ऐसी होती है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये एब्जॉर्ब करता है गैस को, यहां तक पहुंचाता है, फिर खुद ब खुद जैसा था वैसा ही निकला। सो a catalyst is a chemical substance which enhances or retards the rate of a chemical reaction but itself remains unchanged at the end of the reaction। ठीक। अब इसके बाद है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अब इसके बाद क्या है बेटा? इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का भी हमें पता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जहां पे लाइट की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या कहते हैं? जैसे कि फोटोसिंथेसिस होती है प्लांटों में, तो उसमें हमें पता ही वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है बेटा कि नहीं? इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, और जो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कंबाइनिंग और पुटिंग टुगेदर। ये जो लाइट है ये क्या करती है? इनको आपस में जोड़ती है, वहां से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और ऑक्सीजन बनता है और एनर्जी मिलती है। ठीक है कि नहीं है? पौधों को। तो ये क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा कि नहीं है? इसी तरह हाइड्रोजन, और अगर आयोडीन है या H2 या Cl2, अगर इसको ऐसे ही रखेंगे बंद कमरे में, ठीक है कि नहीं है, तो रिएक्शन क्या होगी? स्लोली। मगर जो ही इस पे क्या पड़ेगी? लाइट पड़ेगी, तो ये रिएक्शन तेज हो जाएगी, एक क्रैकिंग साउंड निकलेगा, एक बहुत ही एक्सप्लोसिव साउंड निकलेगा अगर इस पे लाइट पड़ेगी। तो ये क्या हो गई? इनको बेटा कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो इसका मतलब ये है कि रेडिएशन की वजह से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन घटती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो बेटा, अब ये तो था, मैंने कहा आपको, तो ये तो था नेचर ऑफ, मैंने पहले कहा कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स,
surface area of reacting species, effect of catalyst, effect of radiation, effect of temperature, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब यहां पे अब देखो बेटा यहां पे एक चीज है, मैंने अगर हम फॉर ए केमिकल रिएक्शन फॉर ए केमिकल रिएक्शन फॉर ए केमिकल रिएक्शन A plus 2B gives C plus 4D. Calculate calculate the calculate the rate of formation of calculate the rate of formation of calculate the rate of formation of D if if rate of if rate of disappearance of if rate of disappearance of B is rate of disappearance of B is 4 into 10 raised power minus 6 mole per liter per second. Calculate the rate of formation of D if rate of disappearance of B is इतना, ये निकालना है बेटा। क्या करेंगे इसके लिए? हमें पता है रेट एक्सप्रेशन कैसे हम बनाएंगे, माइनस डेल ऑफ ए अपॉन डेल टी रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ अब इस तरह दिखेंगे यूजुअली बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी बराबर माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ बी अपॉन डी टी स्टैशोको में रेसिप्रोकल में प्लस डी ऑफ सी अपॉन डी टी सी प्लस डी ऑफ डी अपॉन डी टी। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? अब देखिए हमें क्या हमारे पास क्या है, हमारे पास है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वेट करेंगे किसके साथ, माइनस डी ऑफ बी अपॉन डी टी 2 है। ठीक है ना? तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगी, रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगी बेटा डी ऑफ ये कितना है बी का कितना हो गया है 4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6, मगर ये मोल पर लीटर पर सेकंड है। अगर यहाँ पे मोल पर लीटर इन 2 सेकंड्स होता है, फिर डिवाइड में 2 6 सेकंड्स या 10 सेकंड्स फिर डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या है ये 2, ये क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन फिर क्या आएगी 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है ना? मगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह इक्वेट हो रही है डी के साथ, डी यहाँ पे है बेटा, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा इसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन, ये आएगा प्लस, क्योंकि ये प्रोडक्ट है डी ऑफ डी अपॉन डी टी, ये क्या है 4। ठीक है ना? तो ये क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकली हमें अभी 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6। ठीक है ना? ये क्या आएगा क्रॉस आएगा डी ऑफ डी अपॉन डी टी। ठीक है ना? वो क्या आएगा 8 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6, यूनिट क्या आएंगे मोल पर लीटर पर सेकंड। ये निकला हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। इसी तरह आप इसमें कर सकते हो बेटा, अगर आपको ए निकालना है डिसअपीयरेंस वो भी निकाल सकते हो, आप ये भी निकाल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी, ये भी निकाल सकते हो। आपको रेट ऑफ रिएक्शन सी निकालना है डी सी बाई डी टी, ये इसी के बराबर आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही। तो अब मगर ये है कि यहाँ पे अब अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा ये है क्या कहते हैं इसको ए, वो भी इसी के बराबर आएगा। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब एक और है, अब यहाँ पे ये तो न्यूमेरिकल्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताए हैं, अब स्लोप पे कुछ न्यूमेरिकल्स आगे चलकर करेंगे वो इंस्टेंटेनियस पे ग्राफ पे। अब देखो यहाँ पे अब एक न्यूमेरिकल ऐसी है, अगर फॉर द डिकम्पोजिशन, ये मैं थोड़ा ऐसे बताऊंगा, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ मान के चलिए ए टू बी, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ए टू बी से बनाया ए टू हाफ टाइम्स बी टू एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? एट 27 डिग्री सेल्सियस
if initial if initial pressure is, मान के चलिए है 100 mmHg, if initial pressure is 100 mmHg and after 10 minutes and after 10 minutes and after 10 minutes and after 10 minutes total pressure of the reaction mixture is 120 mmHg. Calculate average rate of reaction. Calculate average rate of reaction. Number first 8 in terms of atmosphere per minute, और या दूसरा है एटमॉस्फेयर इसी के साथ पर सेकंड, बी है मोल पर लीटर पर सेकंड। ये थोड़ा बहुत मैं हिंट दूंगा। इसमें क्या है, अगर हमारे पास बेटा है, अगर हमारे पास है ए टू बी, A2 प्लस 1/2 ऑफ B2, ठीक है ना। अगर इनिशियल प्रेशर इसका है बेटा कितना 100, ये इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये गैसेस है, ये भी गैस है, ये गैस है और ये भी गैस है, ठीक है ना। ये सारे क्या है बेटा, गैसियस फॉर्म में, ये गैस है। तो अगर यहाँ पे बेटा 100 है तो यहाँ पे क्या होगा इनिशियल पे, जब ये क्या था, जब ये बेटा क्या था इनिशियल प्रेशर, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब विद पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा, उधर कंसंट्रेशन होगी, लेट इट बी पी, मान के चलिए पी। तो अगर पी ये कितना बन गया, फिर इसमें कितना घट गया पी, तो ये कितना बन गया 1/2 ऑफ पी, ठीक है बेटा कि नहीं है। इस पे गौर कीजिए। अगर पहले ये 100 एटमॉस्फेयर था, 100 mmHg है, अब ये भी याद रखना है, अगर हमें पता है ये कितना है 100 mmHg, ये भी इसको कन्वर्ट करना है, 1 एटमॉस्फेयर होता है 760 mmHg, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 mmHg किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1/760 एटमॉस्फेयर, ये याद रखना, कन्वर्जन, ठीक है ना। तो अगर ये 100 था, ये क्या था बेटा 0, ये क्या था 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये अगर इसमें कितना डिक्रीज हो गया पी, यहाँ पे कितना बन गया फिर पी, ये क्या है 1/2, अगर 1/4 होता 1/4 पी, अगर 2 होता तो 2 पी, अगर 3 होता 3 पी, ठीक है कि नहीं है। तो अब टोटल जो है रिएक्शन, टोटल प्रेशर जो रिएक्शन मिक्सचर का है वो कितना है, वो आएगा टोटल 100 माइनस पी प्लस 1/2 ऑफ पी इज इक्वल टू टोटल कितना है इसमें 120, ठीक है ना। वो कितना आएगा, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे 12p, तो क्या आएगा 120, ये क्या आएगा 100, ये क्या आएगा 12p, ये कितना आएगा शाबाश, ये आएगा 20, ठीक है ना। तो ये कितना p कितना आएगा 20/2, वो कितना आएगा 10, क्या आएगा 10, क्या आएगा, मगर 10 क्या आएगा बेटा, यहाँ पे किसमें निकला ये mmHg में, किसमें निकला 10 mm। फिर से कहूंगा, यहाँ पे पहले 100 था, यहाँ पे कुछ नहीं बना था, इसमें प्रेशर कम हो गया इतना, तो इसमें ये कितना, ये उतना ही बना पी, ये अगर 2 होता 2p, अगर 3 होता 3p, 1/4 होता 1/, मगर यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, तो टोटल ये जो है प्रेशर है रिएक्शन मिक्सचर का वो किसके बराबर है 120, पी और पी कैंसिल हो जाएगा, 120 इसको यहाँ से ये क्या आएगा 20, पी क्या आएगा, पी आएगा 10 mmHg, ठीक है ना। मगर mmHg को किसमें कन्वर्ट करना है, 10 mmHg है, ठीक है बेटा कि नहीं है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। हमें पता है 1 mmHg किसके बराबर होता है 760, तो ये किसमें आपने कन्वर्ट किया एटमॉस्फेयर में, ठीक है बेटा। ये 0 और 0 कैंसिल, ये क्या आ गया 1/76 एटमॉस्फेयर, ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि 1 mmHg किसके बराबर होता है 1/760 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो 10 अगर हमारे पास है अब 10 mmHg,
तो 1 mm 7 ये कट 1/70। मगर अब हमें क्या निकाला, हमें अब यहाँ पे निकला क्या निकला, ये 1/76। ये क्या निकला बेटा, ये क्या निकला हमें, पी कितना घट गया, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन किसके बराबर आएगा, वो कितना आएगा 1/76। मगर यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम दिया है इसने 10 मिनट्स, तो यहाँ पे 10 मिनट्स, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिए, ये निकलेगा आपको एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पर मिनट, ये निकलेगा यहाँ पे यूनिट एटमॉस्फेयर पर मिनट, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इसको सेकंडों में कन्वर्ट करना है, वो क्या आएगा फिर 1/70 10 इंटू यहाँ पे क्या आएगा फिर इसकी जगह पे, मिनट की जगह पे 60 सेकंड्स। तो ये सॉल्व करेंगे, ये निकलेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ये तो एक था, ये तो एटमॉस्फेयर में ही निकालना, मिनट में या सेकंड में, वो हमने देखा। मगर दूसरा अब इसी को कन्वर्ट करना है मोल्स पर लीटर में। तो इसके लिए आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आपको पता है, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या आएगा बेटा, अगर पी किसके बराबर आएगा, एन अपॉन वी आर टी, ठीक है बेटा कि नहीं है, आएगा कि नहीं, यह आएगा P बाई आर टी इज इक्वल टू एन बाई वी, आएगा क्या। मैंने कहा है पहले ही लेक्चर में, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम वो किसके बराबर आएगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसके बराबर आएगा, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है ना। अब प्रेशर हमारे पास है, प्रेशर हमने निकाला कितना 10 mmHg को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया, वो 1/76 है, वो हमें पता है 1/76 है। टेम्परेचर कितना है, पहले इसने दिया 27 डिग्री, 27 को ऐड करेंगे क्या 273 केल्विन बनेगा, कितना आएगा 300, तो ये क्या आएगा 300। और आर का वैल्यू क्या है, मोलर गैस कांस्टेंट का, इसमें एटमॉस्फेयर में 0.00821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल क्या है, आर का वैल्यू क्या है 0.0821, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक। ये क्या निकली हमारी कंसंट्रेशन। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन क्या हो गई, क्योंकि ये कम हो रहा है ना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को जो हमारी ये जो वैल्यू निकला 1/76 इंटू बेटा 300 जो केल्विन में कन्वर्ट किया 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये नीट में आ सकता है क्वेश्चन, नीट पर मोल। तो इसमें हमें बेटा क्या करना है, ये जो है हमारे पास है ना ये वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये कुछ वैल्यू निकला, ठीक है ना, मान के चलिए 4.6 निकला, ठीक है ना। मगर ये क्या निकली कंसंट्रेशन, इसको किससे डिवाइड करना है, टाइम क्या है 10 मिनट, ठीक है बेटा कि नहीं, इसको किससे करना है डिवाइड 10 मिनट्स, ठीक है ना। 10 मिनट को अगर सेकंड में आंसर निकालना है तो यहाँ पे क्या करना है 60, ठीक है ना। वो जो निकलेगा वो फिर निकलेगा हमें मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है कि नहीं है। ये अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, इस पे न्यूमेरिकल में सिखाऊंगा एक दो। और फिर इसके बाद अब रेट लॉ आता है, लॉ ऑफ मास सेक्शन, जिसमें हम देखते हैं रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, ठीक है कि नहीं है। उसको नोडिल्गी ने कहा पहले जब उसे इनवर्ट शुगर बनाया। चलिए आज शुक्रिया, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।